हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत के इतिहास में अभी हम पढ़े क्या, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। ठीक है, हम देख चुके हैं कि कैसे युद्धों के माध्यम से, अलग अलग युद्धों के माध्यम से हमने देखा है आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखे हैं। साथ ही देखे हैं क्या कि कैसे अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया। ये सब क्या युद्धों के माध्यम से उन्होंने विजय प्राप्त की। अब युद्ध को छोड़कर किन अलग नीतियों के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शक्ति का विस्तार भारत में किया है, इस बारे में आज अपन डील करने वाले हैं। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में पांच लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में 5 जो अंग्रेज हैं उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक माना गया है। ठीक है, 5 लोगों का नाम कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। पहला कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। हमने पढ़ा इनके बारे में कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे पिट्स ने क्या बोला था इनको, स्वर्ग से उत्पन्न हुआ योद्धा। किनको बोला है? रॉबर्ट क्लाइव को बोला है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ चुके अपन। ठीक है, इलाहाबाद की संधि भी यही की है। प्लासी के युद्ध में लड़ने को आए थे रॉबर्ट क्लाइव है। साथ ही देखा हमने आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भी ये रॉबर्ट क्लाइव ने सुझाव दिया था क्या कि अब राजधानी, कर्नाटक की राजधानी को घेरा जाए, तभी वहां पर अंग्रेजों की कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये रॉबर्ट क्लाइव का ही आइडिया था। ठीक है, और इन सब कारण से बोला गया है कि रॉबर्ट क्लाइव का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत में ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में। 5 लोगों के नाम है, कौन कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्लेस्ली और लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया गया क्या कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव रॉबर्ट क्लाइव ने रखी। ठीक है, भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव हमने पढ़ा ना, कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध था, जहां पर अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी। और बाद में वास्तविक रूप से यह एक्चुअली बक्सर के युद्ध के पश्चात वह वास्तविक रूप से प्रारंभ हुआ। उनकी सत्ता वास्तविक रूप से प्रारंभ हुई है बक्सर के युद्ध के पश्चात, या फिर बोलना चाहिए इलाहाबाद की संधि के पश्चात। क्या बोला गया है? भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव रॉबर्ट क्लाइव ने डाली। वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस नींव को मजबूत किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इमारत बनाना प्रारंभ किया है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इमारत बनाना प्रारंभ किया। लॉर्ड वेलेस्ली ने उस इमारत को पूर्ण किया। और लॉर्ड डलहौजी ने उसे अंतिम शक्ल प्रदान की है। यह कथन बोला गया है भारत में ब्रिटिश शक्ति के विस्तार के बारे में। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि भारत में ब्रिटिश शक्ति की नींव किसने डाली है? रॉबर्ट क्लाइव ने डाली है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस नींव को मजबूत किया है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इमारत बनाने का काम प्रारंभ किया है और लॉर्ड वेलेस्ली ने उस इमारत को पूर्ण किया। पूर्ण किसने किया है? लॉर्ड वेलेस्ली ने, जबकि डलहौजी ने उस इमारत को अपनी अंतिम शक्ल प्रदान की है। हमने पढ़ा है, हम आगे पढ़ेंगे क्या? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति पढ़ेंगे अपन। डलहौजी की हड़प नीति के बारे में, इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, या व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं। उसमें डलहौजी यह करता है कि अगर किसी भी राजा की एक्चुअल संतान नहीं है, ठीक है, स्वाभाविक उसका कोई संतान नहीं है, तो उसके राज्य पर डलहौजी कब्जा कर लेता है, जिससे भारतीय राजाओं में बहुत ही असंतोष हो जाएगा। ठीक है, अब ये भाई साहब वापस चले आएंगे अंग्रेज, ब्रिटेन चले आएंगे। लेकिन उसी समय भारत में क्या हुआ है? 1857 की क्रांति क्या हुई है? भारत में 1857 की क्रांति हुई है। और उसके बाद क्या है? 1858 में विक्टोरिया का घोषणा पत्र है। क्या है? विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसमें यह बात कही गई है क्या कि आज से किसी भी भारतीय राजाओं के इंटरनल मामले पर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है क्या कि अब भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार नहीं होगा। मतलब किसी भी भारतीय राजाओं के क्षेत्र पर अब ब्रिटेन वाले आक्रमण नहीं करेंगे। यह बात 1858 में विक्टोरिया घोषणा पत्र में कही गई है। मतलब क्या है? लॉर्ड डलहौजी ने जो ब्रिटिश भारत का मैप बनाया था वो पूरा 1947 तक चलेगा, क्योंकि इसके बाद किसी भी भारतीय क्षेत्र पर अंग्रेजों ने आक्रमण नहीं किया है। ठीक है, इसी कारण क्या बोला गया है? जो ब्रिटिश भारत का नक्शा लॉर्ड डलहौजी बना के गए हैं वह कब तक चलेगा? पूरे भारत की आजादी तक ही चलेगा। इसी कारण यह सब कथन इन सब के बारे में कहा गया है। अब देखते हैं इन सब के बारे में लाइन से देखते हैं कौन कौन सा
कौन कौन सी नीतियां इनके द्वारा अपनाई गई है। ठीक है, पहले देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, देखते हैं पहले अपन के रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। इसके बारे में कल अच्छे से पढ़ाया हूं मैं। ठीक है, जब अपन पढ़े इलाहाबाद की संधि तब पढ़े क्या, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, संधि के अनुसार शर्त रखी क्या कि अब बंगाल में द्वैध शासन की नीति चालू होगी। द्वैध शासन का मतलब क्या है, जो दीवानी अधिकार है अब अंग्रेजों को मिल गया है, जबकि फौजदारी जो मामला है वो बंगाल के नवाब के पास रहेगा। ठीक है, फिर से मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, द्वैध शासन का मतलब क्या है, जब दो शक्तियां या दो व्यक्ति एक साथ एक ही समय पर या एक ही जगह पर नियंत्रण करते हैं, रूल करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोले हैं, द्वैध शासन बोले। क्या बोले हैं, द्वैध शासन। और इस द्वैध शासन के अंतर्गत बंगाल वाले एरिया में जो दीवानी अधिकार इसको मिल गया, अंग्रेजों को मिल गया है, और फौजदारी मामलों पर अभी भी बंगाल के नवाब का नियंत्रण रहेगा। ठीक है, मतलब क्या है, जो मारपीट वाला मामला है वो कौन देख रहा है, बंगाल का नवाब देख रहा है, जबकि सभी टैक्स की प्राप्ति किसको हो रही है, अंग्रेजों को सभी टैक्स की प्राप्ति हो रही है। उस टैक्स पर नियंत्रण केवल किनका है, अंग्रेजों का है। मतलब क्या है, लॉलीपॉप दिया गया है, नवाब को लॉलीपॉप दिया गया है, उसे कुछ भी अधिकार नहीं मिला। जब धन पर नियंत्रण है नहीं तो वह अपनी आर्मी को कैसे सुदृढ़ करेगा, क्या वो कभी कब्जा कर पाएगा किसी क्षेत्र पर, नहीं। और कुछ भी निर्णय लेने पर उसे अंग्रेजों पर बाध्य होना पड़ा, क्योंकि पूरा धन इनके पास है, पूरा धन पर नियंत्रण अंग्रेजों के पास है। इस तरीके से इस द्वैध शासन के द्वारा अंग्रेजों ने इनडायरेक्ट तरीके से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब एक जेंटलमैन है, नाम क्या है उनका, पर्सिवल स्पीयर। नाम क्या है, पर्सिवल स्पीयर। ये ब्रिटिश इतिहासकार हैं। कौन है ये, ब्रिटिश इतिहासकार है, नाम क्या है, पर्सिवल स्पीयर। इन्होंने एक कथन दिया है इस द्वैध शासन के बारे में। क्या बोला है, खुली एवं निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट बोला है। क्या बोला है, खुली एवं निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट कहा इन्होंने, द्वैध शासन को कहा है। ठीक है, अगर अपने आंसर में ये स्टेटमेंट लिखते हो आप लोग तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा वहां पर। ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश इतिहासकार नाम क्या है, पर्सिवल स्पीयर, और अपने ही गवर्नर्स की नीति, द्वैध शासन की नीति पर इन्होंने एक टिप्पणी की है, खुली एवं निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट बताया इन्होंने द्वैध शासन को। ठीक है, द्वैध शासन अब समाप्त होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता प्री में कि द्वैध शासन प्रारंभ किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने प्रारंभ किया है, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की नीति प्रारंभ की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कि द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किसने किया था, ध्यान देना, जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बनकर बंगाल आएंगे तब उन्होंने 1772 में इस द्वैध शासन की नीति को समाप्त कर दिया है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इस द्वैध शासन की नीति को समाप्त किया। किसने किया है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। कब किया है, 1772 में। ठीक है, अब ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हो गया। अब आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के बारे में। वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के बारे में इन्होंने एक नीति अपनाई है। उस नीति को बोला गया क्या, घेरे की नीति या फिर रिंग ऑफ फेंस। क्या बोला गया है, घेरे की नीति या फिर रिंग ऑफ फेंस। ध्यान देना, भाई साहब ने युद्ध लड़ लिया है, अनेक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए हैं। अब वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस सोच कह रहे हैं कि हमें कोई भी युद्ध नहीं करना है, हमें कोई भी नया क्षेत्र नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल जो कंपनी का क्षेत्र वर्तमान में है उसकी रक्षा करना है। ठीक है, सोच रहे हैं कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस क्या सोच रहे हैं कि जो भी कंपनी का क्षेत्र भारत में है उसकी केवल रक्षा करनी है। ठीक है, साम्राज्य विस्तार में अभी भाई साहब लोगों की कोई भी रुचि नहीं है। इनका एम क्या, एकमात्र एम क्या है, जो भी कंपनी की सीमा है केवल और केवल उसी की रक्षा करना इनका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से उनके मन में एक ख्याल आया, क्या कि ये जो बाउंड्री है, ठीक है, ये कंपनी के राज्य की बाउंड्री है, अगर इसकी रक्षा करनी है तो एक दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना अपनी आर्मी को यहां पर तैनात ना करके इस वाले एरिया में तैनात कर दे, ताकि जो दुश्मन राज्य है उसको बाउंड्री के आसपास फटकने भी ना दे। ठीक है, ये क्या कंपनी की बाउंड्री है, मान के चलो ना, गोल में एरिया जरूरी नहीं है, मान के चलो ये कंपनी की बाउंड्री है। उनके दिमाग में क्या है कि अपनी आर्मी को इस बाउंड्री पर तैनात ना करके, ठीक है,
एक और बड़े क्षेत्र पर, इस क्षेत्र पर अगर तैनात कर दें तो दुश्मनों के लिए कोई भी मौका नहीं है क्या कि यहां से वो यहां तक जा सके। मतलब क्या है, उनका जो राज्य है, उनका जो क्षेत्र है, उनकी जो बाउंड्री है और इस राज्य की बाउंड्री, ये वाला एरिया क्या बन गया है, बफर स्टेट बन गया। क्या बन गया है, बफर स्टेट बन गया है, जहां पर एक बार पुनः मौका है, अगर धोखे से इस वाले क्षेत्र पर ब्रिटेन की बाउंड्री है, ब्रिटेन की आर्मी मौजूद है, अगर धोखे से यहां पर से कोई दुश्मन पास हो भी गया तो भी ये बाउंड्री, मेन बाउंड्री पर जो खड़ी है आर्मी, उनके पास मौका क्या, बीच में निपटा दे, बीच में दुश्मनों को निपटा दे, खत्म कर दे, ताकि उनकी जो कंपनी की बाउंड्री है, कंपनी की बाउंड्री सदैव सुरक्षित रहे, सदैव सुरक्षित रहे। और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए, ठीक है, इस कंपनी के क्षेत्र की रक्षा के लिए उन्होंने पड़ोसी राज्यों की सीमा को बफर स्टेट घोषित किया है और पड़ोसी राज्यों की सीमा की रक्षा की है, ताकि उनके क्षेत्र पर कोई भी अटैक ना कर पाए। इसी को हम लोग क्या बोले हैं, घेरे की नीति बोले हैं, या फिर बोले हैं क्या, रिंग ऑफ फेंस। क्या बोले हैं, घेरे की नीति या फिर रिंग ऑफ फेंस। अपने क्षेत्र की सीमा की, अपना क्षेत्र है उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के सीमा की रक्षा की है, ताकि कोई भी मौका ना बने दुश्मनों के लिए कि वो इनके क्षेत्र पर आक्रमण करे। इसी को हम लोग क्या बोले हैं, घेरे की नीति बोले हैं या फिर रिंग ऑफ फेंस बोले हैं। किनके द्वारा अपनाई गई है, ध्यान रखना, मेन नाम किसका है, वॉरेन हेस्टिंग्स का। मेन नाम किसका है, वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आता है कि घेरे की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स जी के द्वारा अपनाई गई थी। और साथ ही साथ फॉलो किसने किया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी इस नीति को फॉलो किया है, ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, हमने देखा क्या, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था, ये वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय। साथ ही साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय इन्होंने इस नीति का उल्लंघन किया है। उल्लंघन कैसे किया है मैं यहां पर बताऊं। इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य केवल और केवल अपने सीमा की रक्षा करना, ना कि दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना। लेकिन इन्होंने यहां पर आक्रमण किया है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस नीति का उल्लंघन किया था। जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भी इस नीति का उल्लंघन किया। यहां पर वो हस्तक्षेप की नीति फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने मुकाबला किया, उन्होंने युद्ध लड़ा है इन शासकों के अगेंस्ट में। इसी कारण क्या बोला गया है, ये जो 3 युद्ध हैं वो इस घेरे की नीति का उल्लंघन है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अच्छा, एक बच्चे ने डाउट पूछा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय क्या जो गवर्नर था वो सेम था। ध्यान देना, गवर्नर सेम नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है और खाली जो हेस्टिंग्स है वो दोनों अलग व्यक्ति हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स अलग व्यक्ति है और हेस्टिंग्स अलग व्यक्ति है, ठीक है, क्लियर रखना डाउट ये। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स है, जबकि थर्ड के समय कौन था, सिर्फ हेस्टिंग्स था। दोनों अलग गवर्नर है, क्लियर। जो हेस्टिंग्स है एकदम झगड़ा किस्म का आदमी था, उसने भयंकर युद्ध लड़े हैं। भारत में बहुत सारे युद्ध उसके द्वारा लड़े गए हैं, छोटे मोटे लड़े गए हैं, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों पर उसने कब्जे किया था हेस्टिंग्स ने, ठीक है। रिंग ऑफ फेंस और घेरे की नीति, मेरे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को घेरे की नीति या फिर रिंग ऑफ फेंस समझ में आया होगा। अब देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में। देखते हैं अब लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में। देखते हैं अब वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में, ठीक है। क्या देख रहे हैं अपन, वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में। आप सबने इस सहायक संधि वर्ड सुना होगा, ठीक है, ये वर्ड सबने सुना होगा, ठीक है। इसकी एक शर्त बहुत फेमस है, क्या है कि जो भी शासक, ठीक है, जो भी शासक सहायक संधि स्वीकार करेगा उसको यह अधिकार नहीं रहेगा कि वो अपने बाउंड्री की रक्षा स्वयं करे, ठीक है। यह उसे अधिकार रहेगा नहीं, क्योंकि उसके बाउंड्री की रक्षा कौन करेगा, कंपनी की जो सेना है, कंपनी के जो आर्मी है वो उसके सीमा की रक्षा करेंगी, ठीक है। मतलब क्या है, उसके पास आर्मी रहने का अधिकार नहीं रहेगा। साथ ही साथ उस आर्मी का खर्चा इस देशी रियासत को ही देना पड़ेगा, इस देशी रियासत को या शासक को ही देना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर से क्या लग रहा है कि अंग्रेजों के पास बहुत बड़े हथियार है, बहुत सारे हथियार है, तो
अपनी जो बाउंड्री अपने राज्य की सीमा है उसकी रक्षा अच्छे से हो पाएगी, ऐसा इनिशियली शासकों को लग रहा है। लेकिन ध्यान देना, अगर कंपनी जब चाहे उनके राज्य पर हमला बोल सकती है, क्योंकि उसके पास तो आर्मी है ही नहीं। किसके पास आर्मी है? कंपनी के पास आर्मी है और सेना पर उसका ही नियंत्रण है। मतलब क्या है, इनडायरेक्टली अगर कंपनी जब चाहे उनके क्षेत्र पर कब्जा कर सकती है। साथ ही साथ जो रियासत के शासक हैं उनके पास अब यह अधिकार नहीं रहा है कि वो अपने राज्य की सीमा का विस्तार करें। आर्मी किसकी है? कंपनी की। अगर कंपनी चाहेगी कि यह रियासत की सीमा का विस्तार हो, तभी वह शासक अपनी सीमा का विस्तार कर पाएगा। मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलना चाहिए, कंट्रोल कौन कर रहा है? कंपनी अब उस रियासत को कंट्रोल करने वाली है। इनिशियली जब ये लोग सैक्स ने स्वीकार कर रहे हैं, जब रियासत के शासक सैक्स ने स्वीकार कर रहे हैं, तो यह बात वो समझ नहीं पाए। लेकिन बाद में जब तक उन्हें यह बात समझ में आई, तब तक देर हो चुकी थी और प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उनके रियासत पर अब विरदली ने अपना अधिकार स्थापित कर। देखते हैं इस सहायक संधि की कुछ शर्तें हैं। जो अभी मैं बताया वो केवल एक शर्त है। इस सहायक संधि की और बहुत सारी शर्तें हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, सहायक संधि का जनक कौन है? सहायक संधि का जनक कौन है? जनक? लॉर्ड डुप्ले है। कौन है? लॉर्ड डुप्ले, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था। वो क्या है? सहायक संधि का जनक था। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा? अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं अंग्रेजों की सहायक संधि के जनक, अंग्रेजों की सहायक संधि के जनक कौन है? तो लॉर्ड वेलेस्ली। क्या आएगा आंसर? लॉर्ड वेलेस्ली आएगा, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को व्यवहारिक रूप दिया है। किसने दिया है? लॉर्ड वेलेस्ली ने इस सहायक संधि को व्यवहारिक रूप दिया था। ठीक है, अब देखते हैं इस सहायक संधि की शर्तें क्या है। पहला शर्त क्या है कि कंपनी की स्वीकृति के बिना, मतलब कंपनी की अनुमति के बिना कोई भी शत्रु राज्य वहां के नागरिक को, ठीक है, अगर सपोज दुर्ग और भिलाई के बीच भयंकर मारपीट वाला जोन है, मतलब दुश्मन राज्य है, तो भिलाई के किसी भी व्यक्ति को दुर्ग का शासक जॉब पर नहीं रह सकता, ना ही दुर्ग में घुसने की अनुमति देगा। ठीक है, बिना कंपनी की अनुमति के। अगर दुर्ग राज्य है, अगर उसने सहायक संधि स्वीकार कर ली है, तो क्या है? कंपनी दुश्मन कौन है? भिलाई जो है कंपनी दुश्मन है, तो भिलाई के किसी भी नागरिक को दुर्ग क्षेत्र में घुसने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ उसे किसी भी सरकारी पद को प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं है। ठीक है, मतलब कंपनी की अनुमति के बिना कोई भी शत्रु राज्य के व्यक्ति सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य में के सीमा में प्रवेश नहीं करता, ना ही किसी पद को वह धारण कर सकता है। यह सहायक संधि की पहली शर्त है। दूसरा जो शर्त नंबर 2 है वो अभी अपन डिटेल में डिस्कस किए हैं, क्या कि देशी रियासत जो सहायक संधि स्वीकार किया है उसके सीमा की रक्षा कौन करेगा? कंपनी करेगी, उसकी सेना करेगी। कंपनी की सेना देशी रियासतों की सीमा की रक्षा करेगी, जिसका खर्च वहन कौन करेगा? जिसका खर्च रियासत वहन करेगा, इसका खर्च खुद रियासत ही वहन करेगा। ठीक है, ये क्या है? सहायक संधि की दूसरी शर्त है। ठीक है, तीसरी शर्त क्या है? कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी अन्य राज्य से युद्ध, मैत्री या संघर्ष नहीं करते। ठीक है, युद्ध तक बात सही थी, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि दोस्ती भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिना कंपनी की अनुमति के किसी अन्य राज्य से आप दोस्ती भी नहीं करते। क्या बोला गया है? कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी अन्य राज्य से युद्ध, मैत्री या संघर्ष करने का अधिकार भी उस रियासत के प्रमुख से छीन लिया गया है, अगर वह सहायक संधि स्वीकार करता है। ठीक है, एक चौथा पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट को, प्रशासन को ठीक तरीके से चलाने के लिए अब रियासत में एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, रियासत में शासन को अच्छे से चलाने के लिए, मैनेजमेंट देखने के लिए अब वह शासक जिसने सहायक संधि स्वीकार किया, उनके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा। मतलब क्या है? जो शासक है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस बात की पल पल की जानकारी देने के लिए कौन बैठा है यहाँ पर? ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा है। कहां पर? शासक के दरबार में ही बैठ गया है। मतलब क्या है? इनके शासक के हर मूव के बारे में जानकारी इसको है, इस ब्रिटिश रेजिडेंट को है। मतलब क्या है? अब इस
इस सहायक संधि के द्वारा वेलेजरी ने अप्रत्यक्ष रूप से उस राज्य को पंगु बना दिया है, अपना गुलाम बना दिया है। ठीक है, देखने से क्या लग रहा था, केवल और केवल बाउंड्री की रक्षा कर रहे हैं, मतलब फायदे का सौदा ऐसा लग रहा था, लेकिन फायदे का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा है, घाटे का सौदा है। और इस सहायक संधि के द्वारा वेलेजरी ने बहुत बड़े भूभाग, भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित किया है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं, एक क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्रम बताने वाला हूं मैं वो आपको याद करना है, क्रम आपको याद करना है, क्योंकि प्री में भी क्वेश्चन पूछता है कि क्रम सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम बताइए, क्रम बताइए, क्रम से अरेंज कीजिए। ठीक है, ध्यान देना, सबसे पहले हैदराबाद है, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया, इन्होंने सहायक संधि स्वीकार की है। और बहुत सारे हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण है, याद करना है। पहले कौन है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया। यहां पर इनका डेट भी लिखा है, अगर चाहो तो वह भी याद कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया, ये आपको क्रम याद रखना है। ठीक है, कोई और याद करो ना करो, ये सातों के नाम आपको याद रखने हैं, और क्रम भी आपको याद रखना है कि इन्होंने इस क्रम में सहायक संधि स्वीकार की थी। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया। ठीक है, अब कुछ दिनों पश्चात एक नया नवेला गवर्नर आया। ठीक है, बहुत ही यंग, बहुत ही डायनामिक व्यक्ति, नाम है क्या है, लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम है, लॉर्ड डलहौजी, जो कि बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है, बहुत ही एम्बिशियस, साथ ही साथ साम्राज्यवादी विचारधारा का व्यक्ति। कौन है, लॉर्ड डलहौजी। जब वह भारत आया तब उसका एक ही एम था, एक एम क्या था कि भारत में जहां तक हो सके ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है, भारत में जहां तक हो सके ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है। युद्ध भी लड़ेगा, और युद्ध लड़ने के पश्चात जब बात नहीं बढ़ रही है, ठीक, जब बात नहीं बढ़ रही है, तब उसने एक सिद्धांत लागू किया, इसी को हम लोग क्या बोले हैं, हड़प नीति बोले। क्या बोले हैं, हड़प नीति। अब इसी को बोला गया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला गया। क्या बोला, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला गया है। क्या बोला गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या फिर हड़प नीति, या फिर बोला गया व्यपगत का सिद्धांत। क्या बोला गया है, व्यपगत का सिद्धांत। ये सब इस हड़प नीति के नाम है, इस हड़प नीति के ही नाम है। अब बोल क्या रहा है, डलहौजी क्या बोल रहा है, किसी भी ब्रिटिश सहायता प्राप्त राज्य में अगर एक शासक की मृत्यु, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी ब्रिटिश सहायता प्राप्त राज्य में अगर शासक की मृत्यु बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के हो जाती है, ठीक है, मतलब क्या है, उसका खुद का पुत्र नहीं है और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगर किसी शासक का खुद का स्वयं का पुत्र नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस क्षेत्र पर अब डलहौजी ने कंपनी का अधिकार प्रस्तुत किया, मतलब उनके क्षेत्र पर अब ब्रिटिश कब्जा करेंगे। इसी को क्या बोला गया है, हड़प नीति बोला गया। क्या बोला गया है, हड़प नीति बोला गया है। ध्यान देना, प्राचीन काल से ही भारत में जो दत्तक पुत्र है, जो गोद लिए गए पुत्र हैं, उनको अधिकार मिला, बराबर का अधिकार मिला। जो राजा के स्वयं के पुत्र हैं उनके बराबर ही अधिकार मिला गया दत्तक पुत्र को, प्राचीन काल से ही। ठीक है, मतलब लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लोगों का अधिकार जुड़ा हुआ है, और उस अधिकार को चोट पहुंचा रहा है कौन, लॉर्ड डलहौजी उस अधिकार को चोट पहुंचा रहे हैं। इसी कारण अनेक शासकों में अब क्या है, इस डलहौजी या कंपनी के प्रति द्वेष की भावना आ रही है कि ये जो है उनके अधिकारों का, जो प्राचीन काल से चले आ रही परंपरा है, उसका उल्लंघन कर रहा है। लेकिन भाई साहब तो यंग हैं, सजग एग्रेसिव हैं, गुस्से वाले हैं, साम्राज्यवादी हैं, इसीलिए सभी की बात को इग्नोर करते हैं, क्योंकि इनके पास अच्छे हथियार हैं, अच्छी आर्मी है। इसीलिए जो भी छुटपुट विद्रोह रहा है सबको कुचलकर अपनी पॉलिसी को लागू करेंगे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगर किसी भी शासक की मृत्यु बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के हो जाएगी तो उसके क्षेत्र पर डलहौजी ने कब्जा करना आरंभ कर दिया। इसी को हम लोग क्या बोले हैं, हड़प नीति बोले। क्या बोले हैं, हड़प नीति बोले हैं, या फिर बोले हैं व्यपगत का सिद्धांत। ठीक है, और इस पॉलिसी द्वारा, इस नीति के द्वारा डलहौजी ने भारत के अनेक क्षेत्रों पर या अनेक भूभाग पर कब्जा किया। कौन कौन सा राज्य है, सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली। ये भी आपको याद करना है, सतारा, जयपुर, संबलपुर,
उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली। ठीक है, झांसी के बारे में सबको जानते हैं, झांसी की रानी जी लक्ष्मीबाई जी। ठीक है, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, इन क्षेत्रों पर डलहौजी ने हड़प नीति के द्वारा इन क्षेत्रों पर अब कंपनी का कब्जा हासिल कर लिया। कंपनी का कब्जा इस क्षेत्रों पर हो गया है क्योंकि इनके शासकों की मृत्यु बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के हो गई थी। अच्छा, यहां पर एक एरिया है अवध, इसको मैं अलग पेन से लिखाऊं, रेड पेन से लिखाऊं। रीजन क्या है, ध्यान देना। अवध का विलय, ब्रिटिश भारत में अवध का विलय डलहौजी ने किया था। ठीक है, लेकिन किस बात पे किया है? ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है क्या कि कुप्रशासन के आधार पर, कुप्रशासन के आधार पर किसी राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया है। ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं, जो अवध के शासक हैं वो ठीक तरीके से अपना राज्य मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और इसी बात को आधार बनाकर डलहौजी ने अवध का विलय अब ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया। बताओ भाई, ठीक है, अगर मैनेज नहीं हो पा रही समझाइए उनको कि ये गलत हो रहा करके। लेकिन ये क्या है, साम्राज्यवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है? एकमात्र उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार करना है, उनके जो क्षेत्र है, उनका क्षेत्र है उसमें वृद्धि करना है। इसी का उन्होंने अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मार्क लीजिए, इंपॉर्टेंट। डलहौजी ने कुप्रशासन के आधार पर अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था। कब? 1856 को। ठीक है, ध्यान देना। अब जब ये सब कारनामा विलियम अली और डलहौजी कर गए हैं, ठीक है, तब भारतीय शासकों के मन में क्या है? द्वेष है। द्वेष की भावना है ब्रिटेन के प्रति, कंपनी के प्रति, और साथ ही साथ हमने देखा है रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त के बारे में देखा है कि कैसे किसानों का शोषण हो रहा था, कैसे किसानों का शोषण है इन सब नीतियों के द्वारा किया जा रहा था। मतलब क्या, शासक तो परेशान है, किसान भी परेशान है, साथ ही साथ जो मजदूर हैं उनको भी परेशान कर रहे हैं। कौन? ये ब्रिटेन वाले। ठीक है, व्यापार तो वैसे भी खत्म हो गया, व्यापार तो पूरा खत्म ही हो गया है, क्योंकि ब्रिटेन से जो भारत के व्यापारी है वो कैसे काम करते हैं? हाथ से काम करते हैं। हाँ, कैसे काम करते हैं? हाथ से काम करते हैं। जबकि जो ब्रिटेन के व्यापारी है भारत से कच्चा माल ले जाकर उन्हें फाइनल टच कहां दे रहे हैं? ब्रिटेन में दे रहे हैं, और फाइनल टच देने के बाद फिर से इंपोर्ट कर रहे हैं कहां पर? भारत में इंपोर्ट कर रहे हैं। और जो उनके प्रोडक्ट की कीमत है वो कम है, जबकि भारत के व्यापारियों की जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत क्या है? ज्यादा है। इसी कारण जो भारतीय व्यापारी हैं उनके वस्तुएं नहीं बिक रही है, ब्रिटेन के व्यापारियों की वस्तुएं बिक रही हैं। मतलब व्यापारियों का धंधा भी चौपट हो गया। मतलब सब त्रस्त हैं इनकी नीतियों से, और सबका गुस्सा एक साथ निकलेगा 1857 की क्रांति में। इन सब का गुस्सा एक साथ निकलेगा ब्रिटेन सरकार के प्रति। ठीक है, उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, अभी खत्म होता है क्या? भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार खत्म होता है। ठीक है, 1857 क्रांति के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपन। ठीक है, थैंक यू क्लास।